हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन 12th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के जो बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें अपने पास एक न्यूमेरिकल नंबर 6 है। वो कह रहा है कि आपके पास एक वर्ग दिया गया है और इस वर्ग की जो भुजा ए है और उसकी वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। जैसा कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि ए बी और सी डी इस वर्ग के जो चारों कोने हैं इनके ऊपर रखे गए आवेशों की मान वैल्यूज जो है वो अलग अलग है। तो वो भी यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सवाल कह रहा है कि इस पूरे निकाय के कारण इसके केंद्र के ऊपर, इस वर्ग के सेंटर पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा कि चारों ही आवेशों के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चारों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की वैल्यूज अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं और आफ्टर दैट अपन उनका सदिश योग कर देंगे। तो इसके लिए अपने को क्या होगा कि ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट की आपको ए से, बी से, सी से और डी से सबकी दूरियां चाहिएगी, जो इसका सबसे पहला पार्ट है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इस वर्ग के विकर्ण को मिला देते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से इस वर्ग का जो दूसरा विकर्ण है उसको भी अपन यहाँ पे मिला देते हैं। तो आप लोग एक बात जानते हैं कि वर्ग के अंदर क्या होता है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो इक्वल है और वर्ग का जो केंद्र है वो भी चारों शीर्षों से बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए वैल्यू, ओ बी वैल्यू, ओ सी वैल्यू एंड ओ डी वैल्यू ये चारों इक्वल होंगी। और वर्ग का जो पूरा विकर्ण होता है उसकी वैल्यू होती है भुजा का √2। तो भुजा को आपने ए मान रखा है तो ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटू √2। परंतु अपन तो ओ से लेके डी की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये तो इस विकर्ण का आधी दूरी है। तो विकर्ण की आधी दूरी निकालने के लिए अपन वापस इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दें, ये बात आपको विशेष याद रखनी है। वर्ग की भुजा को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका विकर्ण आ जाता है और फिर उसका हाफ करने के लिए बटा 2 लगा देते हैं। ईजी मेथड यदि आपको लेना है तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास a/√2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आप पहले इस बिंदु के ऊपर सब आवेशों की वजह से वैल्यू निकाल लें। आप जानते हैं कि इस माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी। इसको अपन लिख देते हैं ई ए। इस बी के कारण ये पॉजिटिव है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ, इधर लिख देता हूं मैं ई बी। तीसरा जो चार्ज सी है ये भी -q चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र ये अपनी अंदर की तरफ क्रिएट करेगा, इसे मैं लिख देता हूँ ई सी। और चौथा जो चार्ज डी है उसके ऊपर +q चार्ज रखा हुआ है, ये भी बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इसको अपन लिख देते हैं ई डी। तो सबसे पहले अपन ई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला होता है k इंटू आवेश। आवेश कितना है इसका 2q, तो आवेश में मैंने यहाँ पे 2q लिखा है। ध्यान दें मैं माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि माइनस है वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो दिशा है वो अंदर की तरफ है। बटा में आप क्या लिखते हैं, दूरी का स्क्वायर। और ओ से लेके ए की दूरी कितनी है जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे लिखी है a/√2। तो इसका अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लें, ये ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपके पास KQ अपॉन हो गया a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, जो ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। ये वैल्यू आ गई। इसके बाद में आप इसी प्रकार से ई बी की वैल्यू निकाल लें। तो ई बी की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये भी बिल्कुल सेम ही आएगी, बट इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4KQ अपॉन a²। इसी प्रकार से आप ई सी की वैल्यू निकाल लें। ई सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे तो -q चार्ज है, यहाँ पे -2q था, तो ये हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ से ये 2 नहीं लगेगा। ये 2 यहाँ पे अप्लाई जब नहीं होगा तो ये वैल्यू इसकी हाफ रह जाएगी, यानी ये वैल्यू रह जाएगी आपके पास 2KQ अपॉन a²। और इसी प्रकार से अपन वैल्यू लिख लेंगे किसकी, ई डी की। तो ई डी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ई डी की वैल्यू भी अपने पास ही आ जाएगी 2KQ अपॉन a²। क्लियर है। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है 2KQ अपॉन a², इसको अपन ई मान लेते हैं। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2e हो जाएगी। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू भी 2e हो जाएगी। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि ई ए और ई सी की डायरेक्शन अपोजिट है और ई ए और ई सी की डायरेक्शन अपोजिट है। ई ए है वो वैल्यू में दुगुना है ई सी की तुलना में, तो ये वैल्यू इसमें से अपन जब माइनस करेंगे तो परिणामी वैल्यू आपके पास इस तरफ आएगी।
क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को एक डायग्राम और बना लेना चाहिए। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम बनाने के बाद में आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी। रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी, इसको मैं लिखता हूँ ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे आपके पास जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू रहेगी वो इस तरफ 2E है, इस तरफ आपके पास E है, तो फाइनल वैल्यू आपके पास इस तरफ E रह जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू आपके पास 2E है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि EB की वैल्यू 2E है और ED की वैल्यू E है। ये दोनों भी अपोजिट है, तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज रहने दें। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी E की, ठीक है। तो ये जो, लेकिन अब ध्यान दें, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसकी वजह से तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ थी, तो EB की वैल्यू जो डबल है वो तो इस तरफ है और इस तरफ ये वैल्यू है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2E, इसको लिख देता हूँ मैं E और इसको लिख देता हूँ मैं 2E। तो अब आप एक डायग्राम और बना लें, और डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। फाइनल वैल्यू आप इस तरीके से लिखेंगे, आपके पास एक वैल्यू रहेगी E इस तरफ और दूसरी वैल्यू रहेगी E इस तरफ। क्लियर है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपके पास 90 डिग्री रह जाएगा। तो आप परिणामी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, परिणामी वैल्यू, तो केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो पाएगा, केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे, तो ये E का स्क्वायर मतलब E ही है, प्लस EB का स्क्वायर होता है वो भी E है, प्लस 2E इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री है। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी आपके पास E स्क्वायर, डबल है तो 2E स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसको अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये लग जाएगा आपके पास √2E, √2 लग जाएगा ना, E का स्क्वायर अपन करेंगे तो। अब आप वैल्यू लिख दें, तो √2 की वैल्यू को आप √2 लिख दें, और E आपने किसको भी माना था, आपने इसको माना था 2KQ/A², तो यहाँ पे आप 2 लगा दें, ये आपके पास KQ हो गया और ये आपके पास A² हो गया। रही बात इसकी दिशा की, तो इसकी दिशा बताएं आप मुझे, इन दोनों सदिश राशियों के बीच में इसकी डायरेक्शन निकलेगी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आप B से A लिख दें या फिर C से D लिख दें, तो B से A की ओर ये इसकी दिशा होगी। तो इस तरीके से जब आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो आपकी पूरी मार्किंग होगी। यदि इसी क्वेश्चन को आप कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, यानी टाइम आपको कम से कम लगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये बाहर अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र लगाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र लगाएगा। दोनों का विद्युत क्षेत्र अपोजिट होने के कारण कम वाले को आप ज़्यादा वाले में से काट दें तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ लगाएगा, तो ये जो कम वाला है इसको आप यहाँ से बड़े वाले में से रिमूव कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब आपके पास फाइनल जो वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास कुछ इस तरीके से रह जाएगी। आपके पास वैल्यू रह जाएगी माइनस का Q इधर और प्लस का Q इधर। आपको इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप क्या निकाल पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अंदर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। दोनों की ये जो दूरियां हैं वो इक्वल है, तो इसको आप E मान लें, और इसकी दूरी भी इक्वल है तो ये भी बराबर मान लें, और दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और 90 डिग्री के अंदर जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, परिणामी वैल्यू होती है, E का कुल मान जो होता है वो आप ध्यान रखें, यदि दो सदिश राशियां इक्वल परिमाण में है, बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो डायरेक्टली आप उसे मल्टीप्लाइड बाय √2 कर दें। तो जैसे मल्टीप्लाइड बाय √2 करेंगे आपके पास √2 की वैल्यू आ गई, ये आपके पास KQ चल रहा है, दूरी की वैल्यू आपको पता है A/√2 है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है वो आपके पास अगेन यहाँ लग जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। तो सॉल्व ट्रिक के रूप में भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक कोई चार्ज Q है, इस Q चार्ज को आपको दो भागों में डिवाइड करना है। पहले की वैल्यू रहेगी आपके पास Q1 और दूसरे की वैल्यू रहेगी Q2। तो इक्वेशन क्या बन पाएगी कि Q चार्ज को आपने दो भागों में तोड़ा Q1 और Q2 में, तो Q1 और Q+ का जो योग होगा वो Q के बराबर होगा। अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को आपको R दूरी पर रखना है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने Q1 चार्ज और यहाँ पे रख दिया मैंने Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको रख दिया आपने R। क्लियर है। तो क्या मैं इस Q2 को किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ,
तो हाँ बिल्कुल अपन Q2 को Q माइनस Q1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं Q माइनस Q1। तो अब आप मुझे बताएं कि दोनों आवेशों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। कूलाम का नियम बहुत आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देन F दिस इज इक्वल्स टू K, पहले वाले आवेश को लिख दिया मैंने Q1 और दूसरे वाले आवेश को लिख दिया मैंने Q माइनस Q1 अपॉन दूरी का स्क्वायर R का स्क्वायर। अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों को इस तरीके से डिवाइड करना है, दोनों आवेशों को आपको इस तरीके से बांटना है कि इनके बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। तो प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने के लिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन कौन हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, आवेश में परिवर्तन हो रहा है। बीच की दूरी तो फिक्स है, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आवेश में परिवर्तन होने के कारण बल मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक ट्रिक पढ़ी है कि जब कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी हो तो उस भौतिक राशि का पहला अवकलन जीरो कर दें। तो यहाँ पे मैं यहाँ एफ का जो अवकलन होगा डी एफ किसके रिस्पेक्ट में, जो बदल रहा है, कौन बदल रहा है, आवेश बदल रहा है। कौन सा आवेश बदल रहा है, dq1 बदल रहा है। तो dq1 की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा, मैक्सिमम की कंडीशन, मैक्सिमम के लिए। क्लियर है। तो अब आप वैल्यू लिख दें। तो ये आप लिखेंगे d अपॉन dq1, f की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये वैल्यू है मेरे पास kq1 q माइनस q1 अपॉन r का स्क्वायर और दिस इज इक्वल्स टू 0। क्यों ना आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास जो नई लाइन है वो ये आएगी d अपॉन dq1। आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएंगे। पहला हो जाएगा k q1 इंटू q अपॉन आर स्क्वायर माइनस सेकेंड हो जाएगा k q1 का होल स्क्वायर q1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग अवकलन जानते हैं, अवकलन इसका यहाँ से करते जाएं। तो अवकलन क्या आएगा आपके पास, यहाँ से इसका फर्स्ट अवकलन क्या आ जाएगा, अवकलन आप Q1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो Q1 के साथ इसका अवकलन हो जाएगा 1 और ये सारी वैल्यू बन जाएगी कांस्टेंट। तो KQ बाई आर का स्क्वायर माइनस इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है K अपॉन आर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की आपको यानी Q1 स्क्वायर की आपको अवकलन करना है। तो 2Q एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ला जाएगा और इसकी एक वैल्यू कम हो जाएगी तो Q रह जाएगी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये नेगेटिव टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाएं। जब आप नेगेटिव टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रह जाएगी KQ1 अपॉन आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2K Q1, सॉरी ये Q1 नहीं है ये Q ही है, अपॉन आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर काटा, K ने K को काटा, तो आपके पास वैल्यू रह गई Q बराबर 2Q1। तो आपको तो Q1 चाहिए ना, तो Q1 बराबर कितना हो गया Q बाई 2। तो आपको जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो Q2 कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, Q2 है दिस इज ऑल्सो Q बाई 2। तो इस तरीके से आपको आवेश का वितरण यहाँ पे करना होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपसे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सवाल कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 3 शीर्ष हैं ए बी सी। इसमें जो ए शीर्ष है इसके ऊपर +2Q चार्ज रखा हुआ है, बी और सी के ऊपर -Q चार्ज रखा हुआ है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वो समान हैं। सवाल ये कह रहा है कि इसके ऊपर आपको परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन कहती है कि आवेश हैं वो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने, प्रकृति में विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, ये तो डाइपोल नहीं बन सकता। ये +2Q है और ये -Q है, इन दोनों का परिमाण अलग अलग है तो ये भी डाइपोल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे अपने को एक छोटा सा फिनोमिना अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा कि ये जो प्लस का 2Q चार्ज है, क्या इस प्लस के 2Q चार्ज को मैं प्लस का Q चार्ज और प्लस का Q चार्ज नहीं लिख सकता, इसको अपन लिख देते हैं +Q चार्ज और इधर भी अपन लिख देते हैं +Q चार्ज। यानी जो 2Q चार्ज है उसको +Q में तोड़ दिया। तो जैसे ही आप इसे +Q में तोड़ेंगे, एक डाइपोल आपका इस तरफ बन गया और एक डाइपोल आपका इस तरफ बन गया। तो आपके पास जो पॉइंट A है, इस पॉइंट की स्थिति क्या बन जाएगी कि -Q से +Q की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो -Q से +Q की तरफ जो डायरेक्शन आएगी वो आपके पास इस तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं P1 का कैप,
यानी इस बी वाले आवेश के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है माइनस से प्लस की तरफ, इसी प्रकार से ये भी एक डाइपोल बन गया, तो इसकी वजह से भी माइनस से प्लस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो पॉइंट ए की सिचुएशन क्या बनेगी, पॉइंट ए की सिचुएशन ये बन जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 का वेक्टर, P2 का वेक्टर। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में समबाहु त्रिभुज का एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। दोनों जो डाइपोल हैं, इन दोनों के आवेशों का परिमाण समान है, दोनों डाइपोल्स के बीच की दूरियां भी समान हैं। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि P1 वेक्टर का जो मोड है दैट इज इक्वल्स टू P2 वेक्टर का मोड, यानी दोनों डाइपोल के जो आघूर्ण हैं, मोमेंट हैं, उन दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो आप परिणामी वैल्यू लिख सकते हैं। परिणामी वैल्यू क्या जानते हैं, आप जानते हैं P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 एंड कॉस थीटा, और इन सब का रूट ले लें। तो इन सब का आप जब रूट लेंगे तो ये वैल्यू इक्वल है ही सही आपके पास। तो ये वैल्यू इक्वल है, तो इन दोनों को आप परिणामी वैल्यू के अंदर इसको किसके बराबर मान लेता हूं मैं, इसको P0 के बराबर मान लेता हूं। तो P0 के बराबर लेंगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री है, तो P0 का स्क्वायर प्लस P0 का स्क्वायर प्लस 2 P0 का स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 1/2 से कैंसिल हुआ, तो ये 3 बार P0 बच गया आपके पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3P0। तो ये सेगमेंट आपको सीधा याद भी रखना है कि जब कभी भी दो सदिश राशियां हैं वो परिमाण में इक्वल हैं और 60 डिग्री के ऊपर है, तो उनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो √3 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाती है। आपको ये बात 100% फिक्स कर लेनी है। 90 डिग्री के ऊपर समान वैल्यू की हो तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसा कि अपन ने इसे पहले इक्वेशन में देखा था। अब आप P0 की वैल्यू जानते हैं, P0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपने लिखा है P0 की वैल्यू, एक आवेश का परिमाण Q और इनके बीच की दूरी A, तो ये P0 की वैल्यू हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बचेगी √3QA, ये इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो थे अपने बुक के जो अभ्यास प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, इनको अपन ने सॉल्व किए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इससे पहले आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है बट अपने बुक में नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में आवेश का द्रव्यमान क्या होगा। ये जो Q आवेश यहाँ पे लिया गया है, इस Q आवेश का द्रव्यमान, कैपिटल Q आवेश का द्रव्यमान कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। होना क्या है, जिससे यह साम्य अवस्था में रहे। नीचे आपको एक वर्ग दे रखा है और उस वर्ग के चारों कोनों के ऊपर प्लस Q चार्जेस रखे हुए हैं। वर्ग की भुजा है वो L है और इसके केंद्र से H ऊंचाई के ऊपर एक पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ है। सवाल कह रहा है कि इस Q चार्ज का मास कितना होगा ताकि ये यहाँ पे स्टेबल रहे। तो इसके लिए आपको कौन कौन से फंडामेंटल लगाने हैं आप सॉल्व कीजिए। बाकी इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट सीरीज में सॉल्व करते हैं। प्लीज़ आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।